एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं यूपी जीके। जितने भी क्वेश्चन यूपी जीके से बनेंगे, कोशिश इसमें पूरी ये करी गई है कि इस क्लास से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन ना जाए। हर पॉइंट को, हर टॉपिक को इस क्लास में कवर किया गया है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, और अगर पसंद आए क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी जीके की बात कर रहे हैं हम, और यूपी जीके जो टॉपिक है हमारा वो है यानी कि उत्तर प्रदेश का नामकरण। जो उत्तर प्रदेश का नाम है, उत्तर प्रदेश कब से पड़ा, इससे पहले इसे क्या कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। तो उत्तर प्रदेश जो नामकरण है कब से हुआ, तो उत्तर प्रदेश 9 नवंबर 2000। कब? तो 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य इससे बन गया। इसके कुछ जिलों को, 13 पर्वतीय जिलों को काटकर क्या बन गया? उत्तरांचल बन जाता है। और किस संशोधन के द्वारा ये बना? तो 84वां संविधान संशोधन। कौन सा? तो 84वां संविधान संशोधन के द्वारा एक राज्य बनता है उत्तरांचल। कौन सा? तो उत्तरांचल, जिसमें 13 पर्वतीय जिले थे, जो उत्तर प्रदेश से हटाकर एक नया राज्य बना दिया गया उत्तरांचल। और उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी कि 1836, तो 1836 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो 1836 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत, क्या? उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से उत्तर प्रदेश को जो है जाना जाता था। कब तक? तो 1836 तक। 1836 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। और 1877 में, तो 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के नाम से। तो कौन क्या? तो उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध 1877 में नाम पड़ता है उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध। 1877। फिर 1902 में जो इसका नाम पड़ता है वो है आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1902 में। कब? तो 1902 में आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। और 1937 में नाम होता है संयुक्त प्रांत। कौन सा? तो संयुक्त प्रांत 1937। तो 1937 में संयुक्त प्रांत, 1937 में संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश नाम कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश नाम जो है वो 24 जनवरी 1950 को, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान लागू होता है, 26 जनवरी को हुआ है हमारा संविधान लागू, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश। और 24 जनवरी को ही जो है हम क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी हम 24 जनवरी को ही मनाते हैं। कब? तो 24 जनवरी को ही मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश में कितने? तो उत्तर प्रदेश में जो है 75 जिले हैं। 75 जिले हैं और 351 तहसील हैं, और 826 क्या हैं? ब्लॉक हैं। 826 ब्लॉक हैं। 75 जिले, 351 तहसील और 826 ब्लॉक हैं। और 1,06,774 कितने हैं? गांव। 1,06,774 गांव हैं। और 17 क्या है? 17 नगम निगम हैं। और मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 18 मंडल हैं। 18 मंडल हैं। और विकास प्राधिकरण, तो 28 विकास प्राधिकरण हैं और 4 आर्थिक क्षेत्र। तो आर्थिक क्षेत्र में कितने में बटा हुआ है उत्तर प्रदेश? तो 4 आर्थिक क्षेत्र हैं। 75 जिले, 351 तहसील और 826 ब्लॉक हैं, और 1,06,734 ग्राम हैं, गांव आते हैं। और 17 नगर निगम हैं और 18 मंडल हैं। विकास प्राधिकरण की संख्या तो 28 है, और आर्थिक क्षेत्र तो 4 है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारी जो सामान्य सी जानकारी थी उत्तर प्रदेश के बारे में वो हो गई। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानियों को कई बार बदला गया है। तो लखनऊ राजधानी कब हुई? उससे पहले क्या थी? तो ये देखते हैं। राजधानी 1836 में जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा क्या थी? आगरा थी। और 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी को आगरा से यहाँ पे प्रयागराज किया जाता है। प्रयागराज
क्या, तो प्रयागराज कब किया जाता है, तो प्रयागराज राजधानी को किया जाता है 1858 में प्रयागराज। और 1921 में कहाँ पे, तो 1921 लखनऊ, 1921 लखनऊ में, लेकिन ये आंशिक रूप से लखनऊ थी, पूरी तरह से लखनऊ नहीं थी, आंशिक रूप से, तो 1921 में। और 1935 में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो पूर्णतः लखनऊ हो जाती है, और वर्तमान में भी लखनऊ है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानियां, तो 1836 आगरा और 1858 में प्रयागराज, और 1921 में तो लखनऊ, 1921 में लखनऊ, और 1935 में लखनऊ जो है पूर्ण रूप से बन जाती है। और यूपी लोकसभा सीट, तो उत्तर प्रदेश की, हमारे उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा में सीटों की संख्या है वो कितनी है, तो लोकसभा में उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो हैं 80 सीटें। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश राज्यसभा, तो राज्यसभा में सीटें कितनी हैं, तो 31 हैं। याद रखना है, लोकसभा में 80 हैं और राज्यसभा में 31 हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में तो 31 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी है, तो 31 सीटें हैं। और आरक्षण की देख लेते हैं, तो आरक्षण कितना है, तो लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश के लिए आरक्षण है, तो उत्तर प्रदेश के लिए लोकसभा में आरक्षण कितना है, तो 17। एससी के लिए है 17, बस एससी और एसटी के लिए आरक्षण है, लेकिन एससी के लिए है 17 और एसटी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। एसटी के लिए है, लेकिन एससी के लिए है, लेकिन एसटी के लिए कोई नहीं, शून्य आरक्षण है, कोई आरक्षण नहीं। अब उत्तर प्रदेश विधानमंडल की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल, तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल में एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। विधान परिषद हर जगह पे नहीं होती है, हर राज्य में नहीं होती है, ये केवल 6 राज्यों में है विधान परिषद। और उत्तर प्रदेश राज्य में जो है द्विसदनीय विधानमंडल है, एक विधानसभा आती है और एक विधान परिषद। तो विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, तो विधानसभा में सीटों की संख्या है 403, जबकि विधान परिषद में जो सीटों की संख्या है वो 100 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं और विधानसभा में कितनी, तो 403 सीटें हैं। विधानसभा में 403 सीटें हैं और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण कितना है, तो उत्तर प्रदेश में जो महिला आरक्षण है वो 1/3 है। कितना, तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जो पंचायतों में आरक्षण दिया गया है तो वो कितना दिया गया है, तो 1/3 का दिया गया है। 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। सर्वाधिक विधानसभा सीट, तो सबसे ज्यादा जो विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो सर्वाधिक सीटें हैं तो वो किस जिले से आती हैं, तो किस जिले से हैं, तो प्रयागराज जिले से सर्वाधिक सीटें हैं जो कि 12 हैं। 12 सीटें हैं जो कि प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से सर्वाधिक सीटें हैं विधानसभा में। सर्वाधिक सीटें कहाँ से हैं, तो प्रयागराज से हो जाएगा। और कितनी हैं, तो 12 हैं। और सबसे कम सीटें कहाँ से हैं, तो सबसे कम जो सीटें हैं तो वो कहाँ से हैं, तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, यहाँ से बराबर बराबर ही सीटें हैं और सबसे कम सीटें हैं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट से। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट से बराबर ही सीटें हैं चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती से। सबसे कम सीटें हैं विधानसभा में। कितनी सीटें हैं, तो यहाँ से 2-2 सीटें हैं, 2 ही श्रावस्ती से हैं, 2 महोबा से हैं और 2 चित्रकूट से हैं। 2-2 सीटें हैं। तो ये हो गया सर्वाधिक सीटें प्रयागराज से और सबसे कम सीटें श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट से। और यूपी में राष्ट्रपति शासन, यानी कि यूपी में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, तो यूपी में जो राष्ट्रपति शासन है वो अब तक कितनी बार लगा है, तो 10 बार। 10 बार हो जाएगा। यूपी में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और पहली बार कब लगा था, तो 1968 में। पहली बार जो लगा था 1968 में लगा था और अब तक 10 बार लगाया जा चुका है यूपी में राष्ट्रपति शासन। तो इसी प्रकार के जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए सभी को कवर किया गया है। अब आता है अब उत्तर प्रदेश के बारे में, यानी कि उत्तर प्रदेश का विस्तार वगैरह कितना है और किस किस से सीमाएं बनाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है अगर उसकी बात की जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर कह लो,
कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर प्रतिशत की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना है, जो टोटल क्षेत्रफल टोटल जो क्षेत्रफल है उसका उत्तर प्रदेश का कितना भाग है प्रतिशत में देखा जाए तो 7.73। कितना है? 7.73%। 7.73%। अगर आप 7.7 भी याद रखते हैं तो काफ़ी है। 7.7 भी याद रखते हैं, लेकिन 7.73% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है परसेंट के हिसाब से। और अगर वर्ग स्क्वायर में देखा जाए, किलोमीटर में देखा जाए तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। और मैं इसको बार बार कई बार बोल रही हूँ, आप अगर क्लास देख रहे हैं तो क्लास में ही याद करके जाएं, इसलिए यहीं पे आपको याद हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान पड़ता है? क्या पहला स्थान है, दूसरा है, तीसरा है? तो चौथा स्थान है, चौथे स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आता है? तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है क्षेत्रफल में। पहले स्थान पर कौन सा है? तो पहले स्थान पर आता है राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल में 3 राज्य उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, और फिर आता है महाराष्ट्र। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो राज्य हैं ये उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। पहले स्थान पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। तो इस प्रकार क्रम में लगाने को भी कभी एग्जाम में आ जाता है। और यूपी का जो स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। सबसे बड़ा जिला, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से वो कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला तो लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है, जो कि 7680 किलोमीटर स्क्वायर, कितना? 7680 किलोमीटर स्क्वायर में। सबसे बड़ा जिला तो लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा तो हापुड़ है। सबसे छोटा कौन सा है? तो हापुड़ है, जो कि 660 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? तो 660 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे छोटा जिला तो हापुड़ है, जो कि 660 किलोमीटर स्क्वायर है। तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जिला हापुड़, और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। और परसेंट में बात की जाए तो 7.73%। और स्थान कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो चौथे स्थान पर है। इससे बड़े तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जबकि सबसे छोटा हापुड़ है। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो लगभग 21 करोड़ है। कितनी? तो लगभग 21 करोड़ है, लगभग 21 करोड़ है। और यूपी जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान पर है, और क्षेत्रफल के हिसाब से तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। कौन सा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है। और अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा तो हिंदी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा तो हिंदी है। और हिंदी राजकीय भाषा कब बनी? तो 1947 में। कब बनी? तो 1947 में बनती है। 1947 में राजकीय भाषा कब बनती है हिंदी? तो 1947 में। और सेकंड जो राजकीय भाषा है वो क्या है? तो उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषाएं हैं। एक हिंदी है सर्वप्रथम, जो सबसे पहले बनी 1947 में। और दूसरी राजकीय भाषा जो कि उर्दू को बनाया गया है 1989 में। 1989 में उर्दू को बनाया गया है। दूसरी राजकीय भाषा कब बनाया गया है? तो ये भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि उर्दू कब बनी राजकीय भाषा उत्तर प्रदेश की? तो 1989, याद रखना है 1989। और हिंदी तो हिंदी 1947। और सभी कार्यालयों में प्रयोग कब शुरू हुआ? तो हिंदी 1947 में जो राजकीय भाषा बनी, और इसका सभी कार्यालयों में जो प्रयोग शुरू हुआ वो कब हुआ? तो 1968 में। 1968 में हिंदी का जो है सभी कार्यालयों में प्रयोग शुरू हो जाता है, 1968 में। और आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ
चिन्हों के बारे में, उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष पशु पक्षी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है? अशोक। राजकीय वृक्ष तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है। और राजकीय पशु तो राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु बारहसिंगा है। बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय पक्षी है सारस। राजकीय पक्षी सारस है। और राजकीय मिठाई क्या है? तो मिठाई जलेबी है। मिठाई क्या है? जलेबी है। और राजकीय जो पुष्प है वो क्या है? तो पलाश। पलाश कौन सा है? तो राजकीय पुष्प पलाश है। और राजकीय जलीय जीव तो गांगे डाल्फिन। क्या है? गांगे डाल्फिन। गांगे डाल्फिन। जबकि राष्ट्रीय जलीय जीव तो डॉल्फिन है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात आती है तो इसके साथ में गांगे लग जाता है। क्या? गांगे। तो गांगे डाल्फिन। गांगे डाल्फिन राजकीय वृक्ष है। और राजकीय खेल तो क्या है? हॉकी। राजकीय खेल तो राजकीय खेल जो है वो हॉकी है। राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह तो राजकीय चिन्ह में कौन कौन से प्रतीक या किस प्रकार के चिन्ह हैं? क्या क्या है हमारे राजकीय चिन्ह में? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में एक व्रत है। क्या है? एक व्रत है। एक व्रत है, दो मछली हैं। एक व्रत है, दो मछली हैं, एक तीर और धनुष है। एक व्रत है, दो मछली और एक तीर धनुष बने हुए हैं हमारे राजकीय चिन्ह में। और हमारे राजकीय चिन्ह को जो स्वीकृति मिली थी वो 1938 में मिली थी। राजकीय चिन्ह को स्वीकृति कब मिली? तो राजकीय चिन्ह को जो स्वीकृति मिली थी वो 1938 में मिली थी। और इसमें एक व्रत है और दो मछली और एक तीर और धनुष। क्या क्या हमारे राजकीय चिन्ह में? तो एक व्रत, दो मछली, एक तीर धनुष। और स्वीकृति मिली थी 1938 में। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र तो लखनऊ में है। कहाँ पे? लखनऊ में है। और 1986 में ये बना है। 1986 में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब बना था? तो 1986। 1986 लखनऊ 1986 न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र तो लखनऊ 1986। और हमारे हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट कहाँ पे है? उच्च न्यायालय तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? इलाहाबाद प्रयागराज। वर्तमान में नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1866 में। हमारे हाई कोर्ट की स्थापना प्रयागराज में 1866 में होती है। और इसकी जो एक बेंच है वो लखनऊ में भी है। तो एक बेंच लखनऊ में भी है। लखनऊ में भी है। और हाई कोर्ट में जो स्वीकृत जजों की संख्या है तो कितने टोटल जज हैं? जो स्वीकृत संख्या है तो वो कितनी है? तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में स्वीकृत जजों की संख्या कितनी है? तो स्वीकृत जजों की जो संख्या है वो 160 है। कितनी है? 160 है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो वाल्टर मॉर्गन थे। कौन थे? तो वाल्टर मॉर्गन थे। स्वीकृत जजों की संख्या 160 है। इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो स्वीकृत वाली है तो वो 160 है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के यानी कि प्रयागराज हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश के उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो वाल्टर मॉर्गन थे। कौन थे? तो वाल्टर मॉर्गन थे। वाल्टर मॉर्गन थे। वाल्टर मॉर्गन। और फैमिली कोर्ट तो फैमिली कोर्ट भी बना। और फैमिली कोर्ट कब बनता है? उत्तर प्रदेश में एक फैमिली कोर्ट होता है जिसमें कुछ फैमिली के या तो आप जैसे कि आप डिवोर्स के लिए भी जाते हैं और आप सहमति से बिना किसी मुकदमे वगैरह के फैसला चाहते हैं तो आप फैमिली कोर्ट में जाते हैं। तो उसके लिए फैमिली कोर्ट बनता है। तो फैमिली कोर्ट का गठन कब हुआ है उत्तर प्रदेश में? तो फैमिली कोर्ट का जो गठन है उत्तर प्रदेश में वो होता है 1984। कब? तो 1984 में फैमिली कोर्ट का गठन होता है उत्तर प्रदेश में। 1984 में फैमिली कोर्ट का गठन होता है उत्तर प्रदेश में 1984 में। और कारागार कितने हैं? तो कितने कारागार हैं उत्तर प्रदेश में? तो 76 कारागार हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कारागार हैं? तो उत्तर प्रदेश में 76 कारागार हैं। कितने? तो 76 कारागार हैं उत्तर प्रदेश में।
और उप कारागार कितने हैं, तो उप कारागार 2 ही हैं, और कारागार 76 हैं। इन्हें आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उप कारागार 2 ही हैं, तो इन्हें नाम लेकर पूछा जा सकता है। इन्हें जो है नाम के साथ भी पूछा जा सकता है। तो उप कारागार कितने हैं, तो उप कारागार कितने हैं, तो 2 हैं। उप कारागार 2 हैं, और वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो एक देवबंद और दूसरा महोबा में है। उप कारागार एक देवबंद में है, और दूसरा महोबा में। देवबंद और महोबा में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार, तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार कितने हैं, तो केंद्रीय कारागार कितने हैं, तो 7। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार की संख्या कितनी है, तो 7 है। कितनी है, 7 है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार की संख्या तो 7 है। और कहाँ कहाँ पे है ये 7 केंद्रीय कारागार, तो आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, इटावा और वाराणसी। आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, इटावा और वाराणसी। जबकि प्रथम केंद्रीय कारागार आगरा है, जो कि 1844 में बना। कब, तो 1844 में बना प्रथम केंद्रीय कारागार, तो आगरा है। प्रथम जो केंद्रीय कारागार है वो आगरा है, और 1844 में जो है ये बना है। और यूपी में केंद्रीय कारागार तो 7 हैं। यूपी में केंद्रीय कारागार कितने हैं, तो 7 हैं। आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, इटावा और वाराणसी। आगरा, बरेली, फतेहगढ़, नैनी, इटावा, वाराणसी। आगे है यूपी में साइबर क्राइम थानों की संख्या कितनी है। तो यूपी में जो साइबर क्राइम थानों की संख्या है वो कितनी है, तो 75। यूपी में 75 साइबर क्राइम थाने हैं, क्योंकि हर जिले में एक साइबर क्राइम थाना है। तो 75 जिले हैं, तो 75 ही साइबर क्राइम थाने हैं। एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार, तो एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार कौन सा है, तो सिर्फ एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार है यूपी में, और वो है बरेली में, जो कि 2020 में। कब बना है, तो 2020 में, और बरेली में। एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार जो कि बरेली में है और 2020 में बना है। कब बना है, तो 2020 में बना है। एकमात्र महिला कारागार है ये, सिर्फ एक ही है। और अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का कुछ विस्तार की पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, इस प्रकार से। तो उत्तर प्रदेश, तो हमारे जो उत्तर प्रदेश का है, तो इस प्रकार देख लेते हैं। तो जो हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जो सबसे पूर्वी जिला है ईस्ट बढ़ता है, वो है बलिया। सबसे पूर्वी जिला जो कि बलिया है, कौन सा है, बलिया है। जबकि सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है, और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। कौन सा है, सोनभद्र है। तो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे पश्चिमी शामली, और सबसे पश्चिमी शामली, जबकि सबसे पूर्वी बलिया है। और अब विस्तार, तो उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है, ये मैंने इस तरीके से बना दिए थे, यानी कि इस तरीके से ये विस्तार है, और ये उत्तर से दक्षिण विस्तार है। कैसा, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार है। एक मिनट, तो उत्तर से दक्षिण। तो पूरब से पश्चिम जो विस्तार है, जो चौड़ाई है उत्तर प्रदेश की, तो वो है 650 किलोमीटर। यानी कितनी, तो पश्चिम से पूरब, इस प्रकार लिख देती हूँ। पश्चिम से पूरब जो विस्तार है उत्तर प्रदेश का, जो चौड़ाई है वो 650 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है उत्तर प्रदेश की, वो है 240 किलोमीटर। कितनी, तो 240 किलोमीटर। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो हमारा नक्शा है वो इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से हमारा नक्शा जो है कुछ है, तो वो उसमें इस तरीके से ज़्यादा चौड़ा है। तो 650 किलोमीटर चौड़ाई है और 240 किलोमीटर लंबाई है। अब बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, तो बुंदेलखंड, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुंदेलखंड में 7 जिले पड़ते हैं। कितने जिले आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणी वाला भाग है। उसमें कितने जिले आते हैं, तो 7 जिले जो हैं बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन से वो जिले हैं, तो जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट।
कौन कौन से हैं? तो जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। एक बार फिर से देख लो बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में 7 जिले हैं और वो 7 जिले हैं जालौन, झांसी और ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। कौन कौन से हैं? तो जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट। अब यूपी की कुछ सीमाएं हम देख लेते हैं। यूपी की सीमाएं, तो यूपी की हमारे जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा किससे लगती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्य प्लस एक यूटी, एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। एक केंद्र 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है। 9 राज्यों से लगती है, मतलब यूटी को लगाकर, केंद्र शासित प्रदेश को लगाकर, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। तो अब देख लेते हैं वो कहाँ कहाँ पे किस किस से लगती हैं। तो उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का जो सीमा लगती है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी जो सीमा लगती है वो किससे? तो वो लगती है हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश से भी किसकी सीमा लगती है? तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे बस छोटी सी सीमा लग रही है, और ये है सहारनपुर की। किसकी? तो सहारनपुर की सीमा है, हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर की सीमा। सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से लगती है सहारनपुर की, यूपी की। और उत्तराखंड, उत्तराखंड से 7 जिलों की सीमा लगती है। अब इस प्रकार से हम देखते हुए चलते हैं। तो इस प्रकार से आप याद करना। तो उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से जो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है वो कितने? तो 7 जिलों से लगती है। कितने? तो 7 जिलों से उत्तराखंड की सीमा लगती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, यहाँ से इस प्रकार, और बिजनौर और मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। कितने? तो ये 7 जिले हो गए। इन 7 जिलों से उत्तराखंड की सीमा लगती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। जो क्रम है वो क्रम भी यही है। क्रम से याद करना इनको, क्योंकि कभी कभी क्रम से लगाने को भी आ जाते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो कि उत्तराखंड के साथ में सीमा बनाते हैं। और अगला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किससे बनती है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से बनती है। उत्तर प्रदेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किससे बनती है? तो वो नेपाल से बनती है। और नेपाल से सीमा कितने? तो 7 जिले ही नेपाल से सीमा बनाते हैं और 7 ही उत्तराखंड से बनाते हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक सीमा बनती है, वो भी बहुत छोटी। तो 7 जिलों की सीमा बनती है। कितनी? तो 7 जिले सीमा बनाते हैं उत्तराखंड से, और 7 जिले ही सीमा बनाते हैं नेपाल से। किससे? तो नेपाल से। और नेपाल से किस किस की सीमा लगती है? तो ये पीलीभीत हो गया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, और यहाँ पे हो गया बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, महाराजगंज। तो ये सीमा बनती है नेपाल से। कौन कितने? तो 7 जिलों की सीमा। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये सीमाएं बनती हैं जो कि नेपाल से बनती हैं। और अब है बिहार। तो बिहार से कितने जिलों की सीमा बनती है? तो बिहार से भी 7 ही जिले हैं। 7 ही जिलों की सीमा जो है वो बिहार से बनती है, और बिहार की सीमा भी 7 जिले लगते हैं। तो वो हैं महाराजगंज, कुशीनगर, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है, कुशीनगर और देवरिया, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, बलिया और गाजीपुर, गाजीपुर और चंदौली, चंदौली और सोनभद्र। तो इतने 7 जिले, ये जो 7 जिले हैं इनकी सीमा बिहार से लगती है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। कौन कौन से? सोनभद्र।
महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। इनकी सीमा जो है बिहार से लगती है। अब आगे आता है झारखंड। तो झारखंड की सीमा सिर्फ एक जिले से लगती है। किससे? तो झारखंड और छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो एक एक जिले से लगती है और दोनों की ही सीमा जो है वो सोनभद्र से लगती है। किससे? दोनों की सीमा सोनभद्र से लगती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, और सिर्फ एक एक जिले से सीमा लगती है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एक जिले से सीमा लगने वाले राज्य उत्तर प्रदेश के तो छत्तीसगढ़ और झारखंड है, जिनकी सीमा सोनभद्र से लगती है। सोनभद्र से लगती है। और सोनभद्र तो पहले जिलों को ही देख लेते हैं और उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश से ही लगती है। मध्य प्रदेश से लगती है सबसे बड़ी सीमा। तो मध्य प्रदेश से कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से। कितने? तो 11 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। कितने? तो 11 जिले। 11 जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और वो 11 जिले कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश से तो सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज और चित्रकूट। चित्रकूट के बाद यहाँ पे आता है बांदा, महोबा, झांसी, और ये आ जाता है ललितपुर और झांसी इधर हो गया, और जालौन, इटावा और आगरा। इतने 11 जिलों से, तो 11 जिलों से सीमा बनती है किसकी? तो मध्य प्रदेश की। सबसे बड़ी सीमा मध्य प्रदेश की ही है। और उसके बाद आता है राजस्थान। तो राजस्थान 2 जिलों से सीमा बनाता है, और ये जरूर याद रखना, क्योंकि जहाँ पे कम जिलों की सीमा बनती है तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कम जिलों की सीमा बन रही होती है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है राजस्थान की सीमा किस किस से लगती है। एक मिनट पेन नहीं। तो 2 जिलों की से सीमा बनती है किसकी? तो राजस्थान की। और राजस्थान की सीमा बनती है आगरा और किससे? मथुरा से। आगरा और मथुरा से सीमा बनाते हैं राजस्थान की जो सीमा है वो आगरा और मथुरा से बनती है। किससे? तो आगरा और मथुरा से। सिर्फ 2 जिलों से सीमा बनती है राजस्थान की। और दिल्ली, तो केंद्र शासित प्रदेश से जो सीमा बनती है वो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और 2 जिलों की, कितने? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी 2 जिलों की सीमा जो है वो लगती है, और वो है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। कौन से? तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की जो सीमा है वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। एकमात्र जिला जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। किससे? 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो वो कौन सा है? तो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जो है वो है ललितपुर। कौन सा है? तो ललितपुर है, जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है वो ललितपुर है। और इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार बना हुआ है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है भारत का? तो वो है त्रिपुरा। तो इसी प्रकार 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ कौन सा है? तो ललितपुर। अब देखते हैं सोनभद्र। और सोनभद्र, तो सोनभद्र की सीमा, और अब राज्यों से लगने की बात, सीमा की बात है। तो किसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? किस जिले की सीमा? तो सोनभद्र की जो सीमा है वो कितने? तो 4 राज्यों से सोनभद्र की सीमा लगती है। कितने? तो 4 राज्यों से लगती है। सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है? तो मध्य प्रदेश से। ठीक है। सोनभद्र की जो सीमा है वो 4 राज्यों से लगती है। सोनभद्र की सीमा कितने? तो 4 राज्यों से लगती है। और वो कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़। सोनभद्र की सीमा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो किस किस से लगती है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, सोनभद्र। तो सोनभद्र की 4 राज्यों से सीमा लगती है। किस किस से? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इससे लगती है? तो बिहार से लगती है। और यहाँ पे डबल लिखा गया है,
किससे, तो डबल लिखा गया है, एक मिनट, किससे लगती है, तो बिहार से। सोनभद्र की जो सीमा है, तो सोनभद्र की सीमा किससे लगती है, 4 राज्यों से, और वो हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। झारखंड और बिहार से लगती है। और अब देखते हैं सहारनपुर। तो सहारनपुर 3 राज्यों से सीमा बनाता है, और उसके बाद आता है सहारनपुर, जिसकी सीमा कितने, 3 राज्यों से बनती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। सहारनपुर की जो सीमा है वो 3 राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। 2011, तो 2011 में बने जो जिले हैं, 2011 में हापुड़ गाजियाबाद से अलग करके बना, और शामली मुजफ्फरनगर से, ठीक, 3 राज्य से। सहारनपुर की जो सीमा है वो 3 राज्यों से मिलती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। कैसे, ठीक है। और 2011, तो 2011 में 2 जिले बने, हापुड़ और शामली। कौन से, हापुड़ और शामली। तो गाजियाबाद से अलग करके हापुड़ बनता है, और शामली से अलग करके मुजफ्फरनगर। और एक जिला है अमेठी। कौन सा, तो अमेठी। और अमेठी जो है 1 जुलाई 2010 को, अमेठी कब बनता है, 1 जुलाई 2010 को। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अमेठी, तो अमेठी 1 जुलाई 2010, अमेठी 1 जुलाई 2010 को बनता है। अमेठी यानी कि रायबरेली और सुल्तानपुर से, सुल्तानपुर, इन दोनों से अलग करके एक अमेठी बनता है, रायबरेली और सुल्तानपुर से। रायबरेली और सुल्तानपुर से, किससे, तो रायबरेली और सुल्तानपुर से ये अमेठी बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। अब देख लेते हैं मंडल। तो कितने, तो 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। कितने, तो 18 मंडल हैं। और उन मंडल, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, फिर कौन से मंडल में कौन कौन से जो है जिले आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट, जैसे तो 18 के 18 ही देख लेते हैं। लखनऊ, तो लखनऊ में लखनऊ इसका मुख्यालय है, लखनऊ का। और लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, ये 6। कितने, तो 1, 2, 3 और 4 और 5 और 6, तो 6 जिले आते हैं जो कि लखनऊ में आते हैं। और ये 3 सबसे बड़े जो मंडल हैं वो है लखनऊ, कानपुर और मेरठ। और इनमें कितने, तो इनमें तीनों में ही 6 जिले आते हैं। और ये याद रखना है, ये अगर इस प्रकार प्रश्न बन जाता है कि 6 जिले किन किन मंडल में आते हैं, तो 6 जिले इन्हीं 3 मंडल में आते हैं। लखनऊ है, कानपुर हो गया और मेरठ। कानपुर का मुख्यालय कानपुर में है और मेरठ का मेरठ में है। तो कानपुर में कौन कौन से हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कानपुर देहात दोनों। इटावा, फर्रुखाबाद, कौन सा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। जबकि अयोध्या की बात की जाए तो फिर नहीं, पहले मेरठ। तो मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और बागपत और हापुड़। अयोध्या, तो अयोध्या मुख्यालय अयोध्या ही है। और अयोध्या में जो है, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, अंबेडकर नगर। और अयोध्या में कितने, तो 5 जिले आते हैं। अयोध्या में 5 जिले आते हैं। अलीगढ़, तो अलीगढ़ मुख्यालय है। अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस। और 18वां मंडल बना है अलीगढ़। कौन सा, तो 18वां मंडल जो बना है सबसे लास्ट का, तो वो अलीगढ़ ही बना है। अब आगरा, तो आगरा ही इसका मुख्यालय है। और आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। वाराणसी, तो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, 4 से मिलती है इनकी सी। 4 जिले जो हैं वो इसमें शामिल हैं। प्रयागराज, तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। गोरखपुर मुख्यालय गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। मुरादाबाद, तो मुख्यालय मुरादाबाद ही है। मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल। तो इसमें कितने, 5। और 5 किस किस में आ रहे हैं, तो 5 आ रहे हैं अयोध्या और मुरादाबाद। बरेली, तो बरेली मुख्यालय बरेली है। और बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूं। देवी पाटन, तो देवी पाटन का जो मुख्यालय है, याद रखना है, देवी पाटन का मुख्यालय
देवी पाटन में ही नहीं, गोंडा में है। देवी पाटन का मुख्यालय गोंडा में है। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर जिले इसमें आते हैं। बस्ती, तो बस्ती मुख्यालय बस्ती है। बस्ती का मुख्यालय बस्ती है और बस्ती सिद्धार्थनगर संत कबीर नगर। बस्ती सिद्धार्थनगर संत कबीर नगर। झांसी, मुख्यालय झांसी है। झांसी, ललितपुर, जालौन। झांसी, ललितपुर, जालौन। चित्रकूट, तो मुख्यालय बांदा है। चित्रकूट का मुख्यालय बांदा है, बांदा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा। मिर्जापुर, तो मिर्जापुर, मिर्जापुर। मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोई। आजमगढ़, मुख्यालय आजमगढ़ है और आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले इसमें आते हैं। सहारनपुर, तो सहारनपुर का जो मुख्यालय है वो सहारनपुर है और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिले सहारनपुर मंडल में आते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो लखनऊ, कानपुर और मेरठ 3 ऐसे मंडल हैं जिनमें 6-6 जिले हैं। अयोध्या और मुरादाबाद ऐसे जिले हैं जिनमें 5 जिले हैं। ऐसे मंडल हैं जिनमें 5 जिले हैं। सबसे बड़ा मंडल, तो सबसे बड़े जो मंडल हैं वो हैं लखनऊ, लखनऊ, कानपुर, मेरठ जिनमें 6 जिले आते हैं। और 18वां मंडल जो बना है वो अलीगढ़ है, जो कि 2008 में बना है। 2008 में बना 18वां मंडल अलीगढ़ है। और कुल मंडल जो है वो 18 हैं और कुल जिले 75 हैं। अब देख लेते हैं कुछ जनपद एवं उनके मुख्यालय, यानी कि कुछ जिलों के जो मुख्यालय हैं वो उस जिले के नाम पर ही नहीं है, अलग हैं, तो ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कौशाम्बी, कौशाम्बी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो मंजनपुर। कहाँ पे है, मंजनपुर। मंजनपुर कौशाम्बी का मुख्यालय है और ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कौशाम्बी, तो कौशाम्बी का जो मुख्यालय है वो मंजनपुर है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंजनपुर है। अंबेडकर नगर, तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है और कानपुर देहात का मुख्यालय क्या है, अकबरपुर माती। और अंबेडकर नगर का अकबरपुर है, अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है। जालौन का मुख्यालय, तो जालौन का मुख्यालय उरई है। जालौन का मुख्यालय क्या है, तो जालौन का जो मुख्यालय है वो उरई है। जालौन का मुख्यालय उरई है। और कुशीनगर, तो कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। कुशीनगर का मुख्यालय क्या है, तो कुशीनगर का जो मुख्यालय है वो पडरौना है। और सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है। और संभल का मुख्यालय तो पवांसा है। क्या है, पवांसा। संभल का मुख्यालय, तो संभल का मुख्यालय पवांसा है। और अमेठी का मुख्यालय गोरीगंज है। क्या है, तो अमेठी का जो मुख्यालय है वो गोरीगंज है, गोरीगंज है। अमेठी का मुख्यालय गोरीगंज है। संत कबीर नगर, तो संत कबीर नगर खलीलाबाद। क्या है, खलीलाबाद है। संत कबीर नगर तो खलीलाबाद है। सिद्धार्थनगर, तो सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय क्या है, नौगढ़ है। सिद्धार्थनगर, नौगढ़। गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा है। गौतम बुद्ध नगर तो नोएडा है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा है। और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने तो वो कौन थे, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और वर्तमान में तो योगी आदित्यनाथ जी हैं और सबसे लंबा कार्यकाल भी लगातार योगी आदित्यनाथ जी का ही है। सबसे लंबा कार्यकाल भी योगी आदित्यनाथ का है लगातार। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम उप मुख्यमंत्री तो चौधरी चरण सिंह थे। चौधरी चरण सिंह थे। और उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी, तो 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है। कितनी, तो 2 महिला मुख्यमंत्री अब तक बनी है उत्तर प्रदेश में। और प्रथम थी सुचेता कृपलानी और उसके बाद एक बार बनी है मायावती। सुचेता कृपलानी जो प्रथम थी और मायावती 2 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अब तक बनी हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री, तो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो अखिलेश यादव। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री भी बने, ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री भी बने हैं उत्तर प्रदेश के, तो चौधरी चरण सिंह। कौन, तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह।
विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौधरी चरण सिंह 2 ऐसे मुख्यमंत्री थे जो बाद में जाकर हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं। कौन कौन? तो चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ। राज्य की प्रथम राज्यपाल, तो राज्य की प्रथम राज्यपाल जो थी वो कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। राज्य की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे और प्रथम विधानसभा सभापति चंद्रभान। प्रथम विधान परिषद के सभापति चंद्रभान कौन थे? तो चंद्रभान थे। और प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल। प्रथम राज्यपाल, किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल तो सरोजनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की नहीं है। और प्रथम विश्व विधानसभा अध्यक्ष, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। और प्रथम विधान परिषद के सभापति चंद्रभान कौन थे? तो चंद्रभान थे। और प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल। और उत्तर प्रदेश प्रथम महिला आयोग की स्थापना तो 2004 में हुई। कब हुई? तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की स्थापना 2004 में हुई है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की स्थापना 2004 में हुई है। और उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, तो उत्तर प्रदेश सूचना आयोग 14 सितंबर 2005 को बना। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग 14 सितंबर 2005 को बना है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग 14 सितंबर 2005 को बना है। 14 सितंबर 2005 को बना है। अब उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की जलवायु, तो उत्तर प्रदेश उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है तो वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मौसम वर्षा, ग्रीष्म और शीत। वर्षा, ग्रीष्म और शीत। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और मौसम वर्षा, ग्रीष्म और शीत, 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। एक वर्षा, एक ग्रीष्म ऋतु, एक शीत ऋतु। सबसे ज्यादा वर्षा, तो सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर जिले में। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो गोरखपुर जिले में होती है, तराई क्षेत्र में। सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में। जिले का नाम पूछा जाए तो गोरखपुर में होती है। और अगर क्षेत्र का नाम पूछा जाए तो तराई क्षेत्र में होती है। कहाँ पे होती है? तराई क्षेत्र में होती है। और जिले का नाम गोरखपुर में होती है अगर जिले से पूछा जाए। सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो सबसे कम जो वर्षा है वो मथुरा में होती है, जो कि 54.4 सेंटीमीटर होती है। सबसे कम जो वर्षा है वो मथुरा में होती है। और सबसे कम क्षेत्र की अगर बात की जाए, किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है, तो पश्चिमी गंगा मैदान। कहाँ पे? तो पश्चिमी गंगा मैदान में सबसे कम वर्षा होती है। और जिले का नाम पूछा जाए, जिला पूछा जाए तो मथुरा। पूर्व से पश्चिम वर्षा का जो क्रम है वो घटता जाता है, यानी कि जब वर्षा है वो पूर्व से पश्चिम, यानी कि इधर से जब हम इधर जाते जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? कम होती जाएगी। यहाँ पे अधिक होगी और यहाँ पे कम होती जाएगी। यानी कि जब हम इधर बढ़ते जाएंगे पूर्व से पश्चिम की तरफ तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? घटती जाएगी। और ऐसे ही उत्तर से दक्षिण जब हम आते जाएंगे तो उत्तर से दक्षिण भी क्या होगा? वर्षा की मात्रा घटती है उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण भी उत्तर प्रदेश में वर्षा की जो मात्रा है वो घटती है। यहाँ पे अधिक वर्षा होगी और यहाँ पे कम वर्षा होगी। उत्तर से दक्षिण भी घटती जाएगी और पूर्व से पश्चिम भी घटती जाएगी। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि, तो सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि कहाँ पे पाई जाती है? किस जिले में उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि पाई जाती है? तो सोनभद्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि तो सोनभद्र में पाई जाती है। कहाँ पे? तो सोनभद्र में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा गर्मी, तो सबसे ज़्यादा गर्मी आगरा और मथुरा। सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो आगरा और मथुरा में पड़ती है, क्योंकि आगरा और मथुरा वहाँ पे वर्षा भी कम होती है। और जहाँ पे वर्षा कम होगी वहीं पर क्या होगी? जहाँ पर वर्षा कम होगी तो वहीं पर गर्मी भी अधिक पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पे पड़ती है? तो ये चेंज हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो सर्दी है वो बरेली में पड़ती है।
सबसे ज़्यादा गर्मी आगरा और मथुरा में पड़ती है और सबसे ज़्यादा जो सर्दी है वो बरेली में पड़ती है। सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पे पड़ती है? तो बरेली में पड़ती है। तापमान की अगर बात करें तो तापमान तो अधिकतम जो उत्तर प्रदेश का तापमान है अधिकतम तो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कितना? तो 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान यूपी का रहता है। औसतन क्या किस प्रकार? तो औसत तापमान, ये औसत तापमान है। और न्यूनतम तो न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक, न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और अधिकतम 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वर्षा जो है वो किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ और उनके किनारे बसे हुए शहर। तो इसे मैंने इस प्रकार से लगा लिया है क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम लगता है और बहुत सारे ज़िले हैं। तो नदियाँ और नदियों के किनारे बसे जो प्रमुख शहर हैं, तो गंगा नदी ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। गंगा नदी, कुछ नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं जैसे गंगा नदी। तो गंगा नदी के किनारे बसे जो शहर हैं वो है कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर, बिजनौर और गढ़मुक्तेश्वर। कौन कौन से हैं? तो गंगा नदी के किनारे बसे हुए कानपुर, वाराणसी, प्रयाग, जो बार बार पूछे जाते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो रेड कलर से लिखे हुए हैं। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। और फिर है फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बिजनौर और गढ़मुक्तेश्वर। जबकि यमुना नदी, तो यमुना नदी के किनारे बसे तो आगरा है, मथुरा है, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी, बटेश्वर। जबकि प्रयागराज तो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे छूट गया था मैंने लिख दिया है यमुना, क्योंकि यमुना का संगम प्रयागराज में ही होता है। यमुना यहाँ पे संगम है प्रयागराज में। तो यमुना, प्रयागराज, आगरा, मथुरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी और बटेश्वर यमुना नदी के किनारे हैं। और गोमती नदी, तो गोमती नदी के किनारे हैं लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर। और जौनपुर है जो कि कई बार पूछा जा चुका है। कौन सा? तो जौनपुर। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, गोमती नदी। सरयू नदी, तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। और राप्ती, तो राप्ती, गोरखपुर, सब ये इंपॉर्टेंट ही है। राप्ती, गोरखपुर, राप्ती, गोरखपुर। रामगंगा, तो रामगंगा के किनारे बरेली, मुरादाबाद और बिजनौर है। कौन से हैं? तो बरेली, मुरादाबाद और बिजनौर रामगंगा के किनारे हैं। जबकि मंदाकिनी, तो मंदाकिनी, चित्रकूट, मंदाकिनी, चित्रकूट, मंदाकिनी, चित्रकूट। सई नदी, तो सई नदी प्रतापगढ़ है। और हिंडन नदी, तो गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ। हिंडन नदी गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियाँ जैसे कि गंगा नदी, तो गंगा नदी का जो प्रवेश है वो कहाँ से होता है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर से, और जो निकलती है तो ये बलिया से निकलती है और बिहार में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी। तो गंगा नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया से यह बिहार में प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी, तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी गंगा है उत्तर प्रदेश की, और यमुना दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और इसका प्रवेश कहाँ से होता है? तो सहारनपुर से यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, सहारनपुर से। जबकि गंगा कहाँ से करती है? तो बिजनौर से, और यमुना करती है सहारनपुर से। गोमती नदी, तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो फुल्लर झील, इसका उद्गम जो है वो फुल्लर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से होता है। कहाँ से? तो फुल्लर झील पीलीभीत से होता है, फुल्लर झील पीलीभीत से होता है। गणक, तो गणक इसे सालीग्राम नदी भी कहा जाता है। किसे? तो सालीग्राम नदी किसे कहा जाता है? तो सालीग्राम नदी कहा जाता है गणक को। इसको? तो सालीग्राम नदी जो है वो गणक को कहा जाता है। और चंबल, यह नदी बीहड़ों के लिए जानी जाती है। चंबल नदी किसके लिए जानी जाती है? तो चंबल नदी बीहड़ों के लिए जानी जाती है। चंबल नदी बीहड़ों के लिए जानी जाती है। और कुछ इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हैं, यानी कि संगम, तो संगम कहाँ पे है? तो प्रयागराज।
संगम प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती, जो कि दिखती नहीं है, अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। कहाँ पे? संगम प्रयागराज। संगम कहाँ पे है? प्रयागराज में। प्रयागराज में गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। कौन कौन सी नदियों? तो गंगा यमुना और सरस्वती का। गंगा का प्रवेश, तो गंगा का प्रवेश जो है वो बिजनौर जिले से होता है। कहाँ से? तो बिजनौर जिले से होता है। सबसे प्रदूषित नदी, तो सबसे प्रदूषित यूपी की जो सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है वो यमुना को माना जाता है। तो यूपी की सबसे प्रदूषित नदी तो यमुना है। और हथनी कुंड बैराज, तो हथनी कुंड बैराज जो है यह यमुना नदी पर स्थित है। हथनी कुंड बैराज, तो हथनी कुंड बैराज जो है वो यमुना नदी पर स्थित है। किस पर? तो यमुना नदी पर हथनी कुंड बैराज स्थित है। और सबसे प्रदूषित नदी यूपी की, तो इसे माना जाता है, तो ये यमुना को माना जाता है। और आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और इसके 2 पार्ट में हम इसको करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही क्लास में सब कुछ कवर करें। 2 क्लास में पूरा यूपी जीके पढ़ाया जाएगा आपको। एक क्लास वो इसकी आएगी जो कल आएगी। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसकी एक क्लास और आएगी यूपी जीके की, जो कल आएगी।